Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about dermoid cyst among the commonest ovarian cyst in detail. So far हमने सिंपल ओवेरियन सिस्ट एंड म्यूसिनस ओवेरियन सिस्ट के बारे में डिस्कशन किया है, कॉर्पस ल्यूटियल ओवेरियन सिस्ट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है और वो सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो जो भी क्लिनिशियंस है स्पेशली गायनेक प्रैक्टिस कर रहे हैं आफ्टर डूइंग डिग्री आइदर एमबीबीएस बीएमएस बीयूएमएस और एनी, सो उनके लिए ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल डर्मोइड सिस्ट के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और इसमें बहुत जरूरी है ये जानना कि इसमें क्यों आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते बट आपको यहाँ पे सर्जरी ही करवानी पड़ेगी पेशेंट की, क्योंकि ये दूसरे सिस्ट से थोड़ा अलग है। ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट या डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जनरली ये जो डर्मोइड सिस्ट होती है वो बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो कॉमनेस्ट साइट है वो ओवरी है। और इसकी पैथोलॉजी जो है वो हॉर्मोन्स या रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होती है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल है। तो ऑलरेडी ये स्पेसिफिक डर्मोइड सिस्ट डेवलप करने वाले सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं और उसमें से धीरे धीरे करके ये डर्मोइड सिस्ट डेवलप होती है और फिर उसके बाद जो है वो शायद एचपीओ एक्सिस रिलेटेड एबनॉर्मालिटीज जो है वो डेवलप हो सकती है। सो फर्स्ट हम ये समझेंगे कि व्हाट आर डर्मोइड सिस्ट। सो डर्मोइड सिस्ट और मैच्योर टेरेटोमास आर बिनाइन ट्यूमर दैट डेवलप फ्रॉम जर्म सेल्स। सो ये हमने पिछले कई वीडियोस में देखा है while डिस्कसिंग अबाउट fetal डेवलपमेंट और ओवेरियन एनाटॉमी और इट्स डेवलपमेंट, कि जब ये जर्म सेल्स जो है वो माइग्रेट होते हैं तो माइग्रेशन के टाइम पे, ये जर्म सेल के माइग्रेशन के टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ एबनॉर्मलिटी हुई है तो आगे चल के उसमें डर्मोइड सिस्ट जो है वो डेवलप हो सकती है। दे कैन अफेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स बट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द ओवरीज। तो ज्यादा कॉमनेस्ट साइट जो है डर्मोइड सिस्ट के लिए वो है ओवरी। दिस सिस्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन जर्म सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स that form egg or sperm malfunction during fetal development. So dermoid cysts are abnormal growth that contributes include the various tissue types including skin like epidermis, hair follicles, sweat glands, sebaceous gland, teeth, bone, nervous tissue and fat tissue. सो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब है कि ये जो डर्मोइड सिस्ट होती है उसका जो कंटेंट है, अगर आप उस सिस्ट को रिमूव करें और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करें या समटाइम तो इवन हम नॉर्मल आई से भी ये कंटेंट्स जो है वो देख सकते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर कंटेंट मेनली स्किन, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, टीथ, बोन, नर्वस टिश्यू या फैट टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है। Ovarian dermoid cysts account for 10 to 20% of all ovarian tumor. They typically affect the woman of reproductive age, with most cases diagnosed between 20 to 40 year of age. तो जनरली क्या होता है कि जब डर्मोइड सिस्ट जो है वो डेवलप ही होती है रिप्रोडक्टिव एज में, भले उसके डेवलप करने वाले टिश्यूज वहां पे पहले से प्रेजेंट हो, लेकिन जब तक उसमें से कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते उस सिस्ट की वजह से तब तक सोनोग्राफी या कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया जाता और पता नहीं चलता है। तो 20 टू 40 ईयर के एज के बीच में उसके जो सिम्टम्स है वो टिपिकली डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से उसी एज में उसे मेनली डायग्नोज किया जाता है। सो कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, सो एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, बट देर आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि क्यों जर्म सेल की एबनॉर्मलिटी से ये सिस्ट डेवलप होती है। तो एक तो है जेनेटिक म्यूटेशंस, एबनॉर्मल सेल डिवीजन ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट, फैमिली हिस्ट्री, अगर मदर या सिस्टर या नानी को है तो हो सकता है, देन प्रीवियस ओवेरियन सिस्ट और ट्यूमर। सो इतनी कंडीशंस में डर्मोइड सिस्ट जो है उसका डेवलपमेंट होना बहुत कॉमन पाया गया है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिस्ट जितनी बड़ी है उस हिसाब से सिम्टम्स डेवलप होंगे।
जिसमें कॉमनेस्ट सिम्टम जो है वो पेल्विक पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि जो सिस्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स जो है वो अपने प्लेस पे सफिशिएंट प्लेस में सिचुएटेड होते हैं, एडजस्टेड होते हैं। अगर उसमें कुछ स्वेलिंग या सिस्ट डेवलपमेंट या ट्यूमर डेवलपमेंट होता है तो वो अपने आसपास के स्ट्रक्चर में कंप्रेशन इफेक्ट या उसे प्रेशराइज करता है, जिसकी वजह से पेन और डिस्कम्फर्ट जो है वो डेवलप होता है। तो एज ओवरी की साइड पेल्विस है तो पेन जो है वो स्पेसिफिकली पेल्विक पेन होगा। देन एब्डोमिनल स्वेलिंग और ब्लोटिंग। सो ब्लोटिंग भी बहुत कॉमन है, क्योंकि जहाँ पे ओवरीज है उसके जस्ट अबोव ये एलिमेंट्री ट्रैक दैट इज इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है, तो उसके प्रेशर की वजह से ब्लोटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। देन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एज दिस इज इन द ओवरी। सो ओवरी में से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, तो अगर ये सिस्ट है तो उनके क्वांटिटी में भी प्लस और माइनस हो सकता है, जिसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डेवलप हो सकती है। देन पेनफुल मेंस्ट्रुएशन दैट इज डिस्मेनोरिया। अगर मोर नंबर ऑफ प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट हो रहा है तो मोर नंबर ऑफ प्रोजेस्टेरोन भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी सेक्रेट होंगे, जिसकी वजह से डिस्मेनोरिया हो सकता है। देन बावेल और यूरिनरी सिम्टम्स इफ द सिस्ट प्रेशर ऑन नियर बाय ऑर्गन, यानी कि पोस्टीरियरली हम देखें तो रेक्टम होता है मेनली, एंड एंटीरियरली देखें तो यूरिनरी ब्लैडर होती है। जितनी उसकी साइज है, उसकी पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो जो भी स्ट्रक्चर को प्रेशराइज करेगा या प्रेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग बावेल या यूरिनरी सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है और ब्लॉकेज भी हो सकता है। देन डायग्नोसिस की हम बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है कि डर्मोइड सिस्ट है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर सिस्ट छोटी है या उसके अंदर कौन सा कंटेंट है, वेदर इट इज मेलिग्नेंट और नॉट, हालांकि इसका मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम है, पॉइंट में है चांसेस, लेकिन फिर भी फॉर फर्दर इवेल्युएशन सीटी स्कैन एंड एमआरआई जो है वो जरूरी होता है। देन लेप्रोस्कोपी जो है उसे डेफिनेट डायग्नोसिस हो सकता है, और उसके साथ साथ इवन उसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि उसका रिमूवल भी हो सकता है। अगर सिस्ट छोटी है तो पूरी की पूरी सिस्ट आप निकाल सकते हैं थ्रू लेप्रोस्कोपी, और अगर बड़ी सिस्ट है तो उसे पार्टिकल्स में ब्रेक करके भी निकाला जा सकता है। लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर जब भी आप पार्टिकल्स में ब्रेक करते हो, अगर बाय मिस्टेक उसका कोई सेल अगर पेरिटोनियल कैविटी या कहाँ कहीं पे एस्केप हो जाता है तो फिर से वहां पे डर्मोइड सिस्ट शायद डेवलप हो सकती है। एंड लेप्रोस्कोपी जो है वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, उसमें स्मॉल होल्स किए जाते हैं एब्डोमिनल रीजन में, एंड उसके बाद जो है वो लेप्रोस्कोपी किया जाता है। बाकी के जो डायग्नोस्टिक टूल्स है दैट इज यूएसजी, सीटी, एमआरआई, दे आर नॉन इन्वेसिव। कॉम्प्लिकेशन में सिस्ट जो है वो रप्चर हो सकती है, उसके जो कंटेंट है एब्डोमिनल कैविटी में स्पिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, वहां पे अधेशंस हो सकता है। अधेशंस यानी कि बिकॉज ऑफ दैट कंटेंट दो जो ऑर्गन या दो स्ट्रक्चर है वो आपस में एक दूसरे के साथ फॉल्सली जुड़ सकते हैं। देन ओवेरियन फेल्यूर हो सकता है। ओवेरियन फेल्यूर जिसे अर्ली मेनापोज भी कहा जाता है, जिसमें ओवरी जो है वो एफएसएच हार्मोन के प्रति इररिस्पॉन्सिव हो जाती है, और ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है, फॉलिकुलोजेनेसिस है, वो नहीं हो पाता। देन इसका रिकरेंस भी हो सकता है विच इज वेरी रेयर। प्रोग्नोसिस की हम बात करें, सो द प्रोग्नोसिस फॉर ओवेरियन डर्मोइड cyst is generally very excellent as they are benign and can be removed surgically. मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बिनाइन ही होते हैं, और अगर आप उसे बिना ब्रेक किए, वो बिना रप्चर हुए आप उसे अगर सर्जिकली निकाल दोगे तो फिर से रिकरेंस के रेट भी रेयर है उसके, और कंडीशन तुरंत क्योर हो जाती है। So, however, following up with regular checkup and monitoring is essential to detect any potential recurrence or complication. लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फिर से उसका रिकरेंस है या नहीं, या कोई potential complications डेवलप ना हुए हो। So treatment में as I said surgical removal. So treatment usually involved surgical removal of cyst, एंड अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो अफेक्टेड ओवरी की उफरेक्टमी, यानी कि पूरी की पूरी ओवरी भी रिमूव करनी पड़ सकती है। सो सर्जिकल अप्रोच जो है वो लेप्रोस्कोपिकली भी हो सकता है विच इज मिनिमली इन्वेजिव।
रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी भी हो रही है आजकल डेवलप्ड कंट्री में और डेवलप्ड सिटी में. एंड ओपन सर्जरी, दैट इज बाय डूइंग लार्जर इंसिजन ओवर द एब्डोमिनल एरिया. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.